का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी एक रोजा दौरे पर काबुल पहुंच गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी उनके साथ मौजूद हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे तज्जियाकार खालिद अजीम साहब से। खालिद साहब, खित्ते की सूरत हाल के पेश नजर ये दौरा कितना अहम है इस वक्त? जी, इस वक्त जो अफगानिस्तान में जो नया सेटअप है उसको 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, लेकिन अभी तक उसकी इसम का तयन नहीं हो रहा। इंटरनेशनली उसकी रिकग्निशन के हवाले से बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं, अगरचे कोई बहुत बड़ी मुखालफत भी सामने नहीं आई है कि जिसे कहा जा सकते है कि इस हुकूमत को तस्लीम करने में लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं मुल्कों को, लेकिन अभी तक इसकी पजीराई भी नहीं हुई। और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान सफर कर रहा है, जिसको बहुत से इंटरनेशनल फोरम पे दूसरे ममालिक जो हैं वो उनकी सोच का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि वो जो मौक़िफ़ उसने अपनाया हुआ है कि दुनिया को नहीं चाहिए कि वो इस वक्त अफगानिस्तान को तनहा छोड़े और वहाँ हुकूमत साजी का अमल जो है वो अफगानों पे छोड़ना चाहिए। अफगान जिसको कबूल करते हैं उसको वो अपना हुक्मरान बना ले। इस चीज़ को सामने रखते हुए पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ भी रास्ते में है। और रिसेंटली मास्को में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी जिसमें मुतअद्दिद ममालिक ने, जो कि किसी न किसी तरह से स्टेक होल्डर हैं सिवाय अमेरिका के, बाकी सारे ममालिक जो हैं उन्होंने वहाँ पे शिरकत की थी। वहाँ पे भी कोई बहुत सा इस मामले में तबादला ख्याल किया गया और पाकिस्तान के जो नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान है एम्बेसडर मोहम्मद सादिक, उन्होंने वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। यकीनी तौर पे उसका इनपुट भी वो लेके आए होंगे। और आज पाकिस्तान के वजीर खारजा की क़यादत में जो वफद वहाँ पे गया है उसमें वो मोहम्मद सादिक भी शामिल हैं। और इस वक्त जो एक मीटिंग वहाँ पे जारी है, जो अबूरी वजीर आज़म हैं मुल्ला हसन अखून, उनके साथ मुज़ाकरात और मुलाकात जारी है। इस सारे मामले को वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है और पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि दोबारा जो अफगानिस्तान है वो फ्लैश पॉइंट न बने या अफगानिस्तान के हवाले से वो इल्ज़ामात दोबारा सर ना उठाएं कि ये दहशतगर्दों की आमादगाह बन गया है या यहाँ पे जो है वो मनशियात का कारोबार जो है यहाँ से इनिशिएट होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है और अफगान तालिबान जो हैं उनके साथ भी इस मामले में राब्ते में है और उनके अगर कुछ कई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो वो भी उसका मशवरा भी उसको दे रहा है। और एक उसकी मिसाल हमारे सामने ये आई है कि जब वसीउल बुनियाद हुकूमत का मुतालबा दुनिया की जानिब से आया था तो पाकिस्तान ने भी इस पर जोर भी दिया और उसके नतीजे में तालिबान ने जो पहला स्ट्रक्चर उसका था उसमें इजाफा किया और शुमाली इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग जो हैं उनको उन्होंने अपनी काबीना में इंडक्ट किया। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में एक प्रोसेस उसके लिए दरकार है, क्योंकि ये अचानक सारे का सारा सिलसिला ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने और उसकी जो इत्तेहादी अफवाज हैं उन्होंने वहाँ इंतखा से पहले जो सेटअप वहाँ पे कायम करना था उसके लिए कोई प्रॉपर काम नहीं हुआ और जिसके नतीजे में खला वहाँ पे महसूस होता था और जिसको कि यकीनी बात है उन्हीं लोगों ने टेक ओवर करना था जिनको एक्सेप्ट किया गया। तो तालिबान का दावा ये है कि हमने जंग करके नहीं बल्कि जब वहाँ हम गए हैं तो लोगों ने हमारी पजीराई की है और इसके नतीजे में एक तरह से हमें मैंडेट मिल गया है। तो वो इस वक्त वहाँ पे बिल्कुल और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में देर पर अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब। रुपए की कदर गिरना मईशत के लिए जहर कातिल है। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल कहते हैं समझ नहीं आता गवर्नर स्टेट बैंक कौन सी मईशत पढ़ा रहे हैं। बोले हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बम गिराया है, अभी मजीद गिरेंगे। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज की आखिरी मंजिल इस्लामाबाद है। डिवैल्यूएशन हमारी जैसी मईशत के लिए जहर कातिल है। ये कौन सी मईशत है जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हमें पढ़ा रहे हैं। चंद लाख लोगों की तरसीलात में तो शायद इजाफा हो जाता है, लेकिन डिवैल्यूएशन से 22 करोड़ अवाम की मईशत तबाह होती है। महंगाई मुल्क के अंदर बर्पा होती है। हुकूमत ने महंगाई का एटम बम चलाया है और अब मजीद एटम बम चलेंगे। जो अवामी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है वो पूरे मुल्क में चलेगा और इसकी हतमी मंजिल इस्लामाबाद होगी।
अब सबसे बड़ा इम्तिहान हुकूमत की हलीफ जमातों का है। मैं MQM से सवाल करता हूँ कि MQM खुद को मुतवसत तबके की जमात कहती है, क्या उसे कराची के मुतवसत और गरीब तबकों की बदहाली नज़र नहीं आ रही? मैं काफ लीग से सवाल करता हूँ जो खुद को मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करती है, क्या उसे पाकिस्तान की तबाही नज़र नहीं आ रही? अगर ये जमातें हुकूमत के साथ चिपकी रहीं तो वो भी इस हुकूमत की कश्ती के साथ डूब जाएंगी। इन इत्तेहादियों का फ़र्ज़ है कि अगर ये अवाम का दर्द रखती हैं तो ये हुकूमत के साथ अपने ताल्लुक़ पे नज़रसानी करें। हुकूमत होश के नाखुन ले, बात महंगाई से निकलकर ग़िज़ाई किल्लत पर आने वाली है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम बांडवीवाला ने खबरदार कर दिया, बोले लगता है गवर्नर स्टेट बैंक किसी और मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जिनकी नज़र में डॉलर की कदर में इजाफा पाकिस्तान के लिए नेक शुगुन है। ये गवर्नर पाकिस्तान स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है, ये किसी और मुल्क का गवर्नर है जहां के डिवैल्यूएशन को अच्छा समझा जाता है। डिवैल्यूएशन ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। और खतरे की चीज मैं आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा बताऊं, दिस कंट्री इज हेडिंग फॉर फूड राइट्स। गवर्नमेंट कौन करना चाहता हूं कि खुदा के लिए आप जाग जाएं, इन्फ्लेशन तक बात नहीं रुकेगी। आगे 3 महीने में लोग दुकानें तोड़ेंगे और उसमें से खाना निकालेंगे। तबाही आने वाली है 3 महीने में, और आप इसको सीरियसली लें, नहीं तो गॉड हेल्प पाकिस्तान, गॉड हेल्प द पीपल ऑफ पाकिस्तान। डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा नहीं नुकसान हुआ। माहिर मुआशियात इकरामुल हक ने गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, रजा बाकर की बातों में कोई मुआशी समझ नजर नहीं आती, हुकूमत को जवाब तलबी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये बेबुनियाद बात थी, क्योंकि जो लोगों ने नया पाकिस्तान में बाहर से पैसा इन्वेस्ट किया था, अब वो जब किया था तो 124 रुपए का डॉलर था, जब अब वो वापस अपना पैसा वापस ले जाएंगे तो 172 रुपए पर डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो ये कौन सा उनको फायदा हुआ है, बल्कि ये तो उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। और जहाँ तक स्पेंडिंग का ताल्लुक है कि बाहर से लाकर पैसे में यहाँ ज्यादा खर्च करूंगा तो उसको पाकिस्तान में क्या, आवाम को उससे क्या फायदा होगा? मैं कोई जमीन खरीदूंगा, मैं कोई और जो है वो लग्जरी चीजें मैं गवा लूंगा, या मैं यहाँ खर्चा करूंगा। तो इस तरह की बेबुनियाद बातें करना जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, पैसे की कदर गिरने से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, जो हमारे बाहर के कर्जे हैं वो बैठे बिठाए उनकी जो हमें पेमेंट करना है वो उसी दिन बढ़ जाती है, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो मेरा ख्याल है कि ये हालिया दिनों में रजा बाकर साहब ने जो भी बयान दिए हैं ये इंतहाई काबिल गौर हैं कि क्या उनको देने भी चाहिए थे नहीं, और जो दिए हैं वो भी कोई इकोनॉमिक सेंस जो है वो मेक नहीं करते हैं मेरे ख्याल में। और आप सोचिए कि जो डॉलर महंगा होने से हमारी एक्सपोर्ट तो उस तरह नहीं बढ़ रही, लेकिन हम 80% दरामदात पे जिंदा हैं, तो वो तो सारी चीजें महंगी होगी, खाने पीने की चीजें हमारे पास हैं नहीं। लोग अवाम को रिलीफ देने का मिशन बताएंगे इसी बुलेटिन में। डॉलर की कदर में 1 रुपए इजाफे से 125 अरब के कर्जे बढ़ जाते हैं। माहिर माशियात खुर्रम शहजाद कहते हैं, डॉलर महंगा होना दो धारी तलवार की तरह है, न सिर्फ महंगाई होती है बल्कि कर्जों में भी इजाफा हो जाता है। एक्चुअली नहीं है, अगर आप पूरे तनाजुर में देखें, पूरे कॉन्टेक्स्ट में, और वो फायदा इस तरह से नहीं है कि जो है महंगाई में भी इजाफा हो जाता है। अगर हमारे यहाँ डॉलर में इजाफा होता है, रुपये में कमी होती है। हमारे यहाँ कर्जों में भी इजाफा हो जाता है, अगर डॉलर में इजाफा होता है, रुपये में कमी होती है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त कि जिस तरह से रुपये जो है अपनी कदर को खो रहा है, उसी तरह से हमारे यहाँ कर्जों में भी इजाफा हो रहा है। 1 रुपया अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो तकरीबन कोई 80 से 100 अरब या 125 अरब के करीब जो है हमें हमारे कर्जों में इजाफा हो जाता है। और ये बैरूनी कर्जे हैं, सिर्फ लोकल नहीं है। इसी तरह से महंगाई में भी इजाफा होता है, क्योंकि दो धारी तलवार है एक तरह से। डॉलर की ऊंची उड़ान तारीख में पहली बार 174 रुपए से भी तजावुज कर गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, डॉलर ने टॉप गियर लगा दिया है। हाँ जी, देखें आज सुबह जब इंटरबैंक मार्केट खुली तो डॉलर जो है वो 173 रुपए से नीचे आ गया था, और लग ये ऐसा रहा था कि IMF डील के बाद जो है ये एक अच्छी खबर होगी और रुपए की कदर बेहतर होगी, सब तवक्का भी यही कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में अचानक जो है डॉलर जो है बढ़ना शुरू हो गया। पहले ये 173 क्रॉस करे, 173.50 को भी इसने क्रॉस किया, उसके बाद 174 की रिकॉर्ड सतह को भी ये क्रॉस कर गया, और हमने देखा कि ये 174 रुपए 10 पैसे पे इंटरबैंक में जो है इसकी ट्रेडिंग हुई, ये 63 पैसे के इजाफा हो गया दौरान ट्रेडिंग।
और इसके साथ साथ इसको लेकर जो है वो ओपन मार्केट में भी कीमत पे आग लग गई और ओपन मार्केट में डॉलर 175 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। कहा यह जा रहा है कि स्टेट बैंक के गवर्नर जो है उन्होंने एक बयान जो दिया कि डॉलर के महंगा होने से जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होगा, और तो ये एक ऐसा बयान था जिसको लेकर जो है मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई और लोगों का ये ख्याल हुआ कि हुकूमत खुद चाहती है कि डॉलर को जो है वो क्या कहते हैं ऊपर की सतह पर रखा जाए, डॉलर नीचे गिरने ना दिए जाए। तो इसको लेकर हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर दोबारा महंगा होना शुरू हो गया और रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। जी बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। बहुत शुक्रिया आपका सैयद रिजवान आलम। अवाम को रिलीफ देने का मिशन, वज़ीर आज़म ने एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम जल्द तैयार करने की हिदायत कर दी। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। महंगाई का जोर तोड़ना हुकूमत का बड़ा मिशन, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी कोर कमेटी बैठक। महंगाई कंट्रोल के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियां बनाने, यूटिलिटी स्टोर के जरिए सब्सिडी देने, एहसास प्रोग्राम का दायराकार बढ़ाने का फैसला। इमरान खान ने मुस्तहिक घरानों को सस्ते राशन और पेट्रोल की फराहमी के लिए एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम जल्द लॉन्च करने की हिदायत भी कर दी। सारी दुनिया में जो महंगाई हुई है और उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पे थोड़ा आया है, कितने अर्से में कम होगी? मेरा ख्याल है हफ्ते के अंदर हो जाएगा। पेट्रोल है वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को मिल सकेगा, खास तौर से हमारे मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को जो अवामी सवारियाँ होती है। सिंध में आटा मुल्क भर से महंगा होने पर इजलास का इजहार तशवीश। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक वजह सूबाई हुकूमत है, वरना तो अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो भी चुका। असल जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिंध हुकूमत की तरफ से जो खुसूसन गंदम की रिलीज है उसमें मुसलसल डिले किया गया। दालों की कीमत में, सब्जियों की कीमत में और चीनी और आटे की कीमत में एक नीचे का ट्रेंड नजर आ रहा है। इजलास में वज़ीर आज़म ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत की। सिंध में आइंदा PTI हुकूमत बनाने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। अपोजिशन का एहतजाज सुकून.com है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर खबरदार कर दिया, बोले अगर कानून को हाथ में लिया गया तो हुकूमत भी एक्शन लेगी। कोई ये ना समझे कि इमरान खान की नजर मुल्की मसाइल पर नहीं, बहुत जल्द महंगाई के जिनको बोतल में बंद कर देंगे। नवंबर और दिसंबर के महीनों में अपोजिशन एहतजाज करती है पिछले 3 सालों से, और ये जुमा खेल रहे हैं। कल इन्होंने पहला जो एहतजाजी मुजाहरा किया, इनके उम्मीदवार थे और लोग थे, जो लोग गुर्बत से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं वो उनके साथ नहीं थे। और कल का जुलूस बता रहा था उनका कि सुकून.com है। इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल अपनी हुकूमत के पूरे करेंगे। कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान इन मसाइल पर उसकी नजर नहीं है, तो इसकी पूरी नजर है। हमने दुनिया के मसाइल को भी देखना है। फेटफ है, IMF है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं। इंशाअल्लाह इससे नबरू अज़मा होंगे। तारीख लब्बैक के मसले में फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। हम आशिक़े रसूल है। खत्म नबूवत का अगर मुझसे बड़ा कोई सपाई है तो अपना नाम टीवी पे बताए, मैं घर जाके उसको मुबारक। किसी ने भी, खा वो PDM हो या TLP हो, किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। आमदन से ज़ायद असासों के केस में अदालत ने जमानत मंजूर कर दी, ताहम नाम ECL में बरकरार रखने की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि खुर्शीद शाह को मजीद हिरासत में रखने की ठोस वजूहात मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखें। इस्लामाबाद से आमदन से जायद असासों के केस में 25 माह से जेल में कैद खुर्शीद शाह की सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट से जयाले रहनुमा की दरखास्त जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म, 1 करोड़ के मुचलके जमा कराने की हिदायत। ECL से नाम नहीं निकाला जाएगा। दौरान समाज जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तफसार पर PP रहनुमा के वकील ने बताया 12 प्रॉपर्टीज और 5 बैंक अकाउंट्स को जवाज बनाकर रेफरेंस बनाया गया। तफसील बताते हुए कहा 1979 में अब्दुल हफीज पीरजादा के वालिद ने 1039 एकड़ बंजर अराजी सिर्फ 80,000 रुपए में खरीदी। यही जमीन बाद में खुर्शीद शाह ने खरीद ली। नायब वकील ने कहा खुर्शीद शाह के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो चुकी, वकला की हड़ताल के बायस रेफरेंस दायर न हो सका। अदालत ने करार दिया कि खुर्शीद शाह को मजीद हिरासत में रखने की ठोस वजूहात मौजूद नहीं। PP रहनुमा नैयर बुखारी और कमर जमान कायरा ने केस को सियासी इंतकाम करार दे दिया। बदनीति की बुनियाद पे मौजूदा हुक्मरानों ने शाह साहब के खिलाफ ये मुकदमात बनाए, 25 महीने शाह साहब को जेल में रखा। जेल हम बर्दाश्त करते हैं, हम भागने वाले नहीं है, वो और है जो भाग जाते हैं। जिस तरह बेल हुई इंशाल्लाह केस भी इसी तरह खत्म हो जाएगा। खुर्शीद शाह को किसी जुर्म की सजा नहीं मिल रही, उनको बेसिकली वफा की सजा मिल रही है।
खुर्शीद शाह को नैब ने 18 सितंबर 2019 को आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार किया था। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका लगाने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दे दी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी है। बिजली 1 माह के लिए 3 रुपए 45 पैसे महंगी करने की सिफारिश की गई। दरखास्त पर 3 नवंबर को समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में कराची वालों पर 6 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कातिल मच्छर मजीद जिंदगियां निकल गया। तफसील कुछ ही देर में। आगे बढ़े आपको बताएं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पेरिस में इजलास जारी है। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम का जायजा लिया जा रहा है। FATF के सदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए FATF का जायजा मिशन पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। एक्शन प्लान की तकमील के लिए मजीद मोहलत देने का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर कोई ना आए तो कहते हैं गायब करवा दिया गया है। वज़ीर बलूचिस्तान जाम कमाल का अपोजिशन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर कोई अपनी मर्जी से ना आए तो हम पर इल्जाम लगाया जाता है, जबकि गैर हाजिर मेंबर्स ने गायब होने की खुद तरदीद कर दी है। बड़ा इल्जाम लगाया गया कि जी बहुत सारे मेंबर्स जो आए नहीं है उनको गायब कराया गया है। मेंबर्स उनके साथ, लोग उनके साथ, और कोई अगर अपनी मर्जी से या किसी हवाले से आता भी नहीं है तो उस पर इल्जाम लगा दिया जाए कि वो गायब है। और फिर जब उन्हीं मेंबरों में से वापस आ गए तो उन मेंबर्स को खुद तरदीद करनी पड़ी कि जी हम कोई गायब नहीं है, हम इधर ही मौजूद हैं। फिर कहा गया कि जी खवातीन गायब है। अब वो अभी ट्वीट भी आ गई मैडम बुशरा की कि उन्होंने कहा जी मैं अपने इलाज के लिए गई हूं, मैं कहीं गायब नहीं हूं। और अब उसके ऊपर एक एप्लीकेशन इन्होंने जमा कराई है जो स्पीकर साहब को, कि जिन लोगों को ये खुद करें कि ये मौजूद नहीं है या ये गायब हो चुके हैं या इनको अगवा किया गया है, उन सबके सिग्नेचर्स भी इसमें मौजूद हैं। तो एक बड़ा अजीब तरीकेकार है जिसमें ज़रूर बुलेदी और बाकी मेंबरान जो हैं ये प्ले कर। लाहौर में मुल्तान रोड पर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। धमाके से एक राहगीर जाँ बहक हो गया। फैक्ट्री मैनेजर झुलसकर जख्मी हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अनसफर। लाहौर के मुल्तान रोड पर मशरूब फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आतिशज़दगी का खौफनाक वाक़या पेश आया। अलसुब फैक्ट्री का बॉयलर अचानक फटा और जोरदार धमाका हुआ, जिससे आग के शोले बुलंद हुए और पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। धमाके के नतीजे में यासीन नामी राहगीर बौखलाकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया और जाँ बहक हो गया। फैक्ट्री का मैनेजर शब्बीर हुसैन झुलसकर जख्मी हो गया। इनका LPG का गैस का सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हुआ है, जिससे काफी नुकसान हो सकता था। इर्द गिर्द के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इसको यहाँ से मूव करवा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। बॉयलर फटने से आसपास मौजूद घरों के शीशे भी टूट गए। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। अर्ली मॉर्निंग में जोन सा पहले हल्की सी आग लगी है, उससे कोई 20-25 मिनट बाद जोन सा यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि हम लोगों को ऐसे लगा कि जैसे हमारे घर की छतें गिर गई हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने फौरन मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। इलाका मकीनों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रीज का होना बड़े सानहे का सबब बन सकता है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ अनस सफर, समा, लाहौर। कराची के इलाके शेरशाह में पुराने कपड़े के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जीशान मुगल की रिपोर्ट। कराची में शेरशाह आलम कांटे के करीब सुबह सवेरे कपड़ों के गोदाम में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते गोदाम को लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के बाइस गोदाम में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग को मजीद फैलने से रोका। हम तो सोए हुए थे और जब तक नीचे आए तो आग लगी हुई थी, वो कंट्रोल से बाहर थी। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग की इत्तला मिलते ही गाड़ियां फौरी तौर पर रवाना कर दी गई थीं। इसकी अभी फाइंडिंग्स नहीं आई। मुमकिन है कि इम्कानी वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। कोई कैजुअल्टी या कोई ऐसी इंजरीज नहीं है या बर्न का कोई केस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन टाइम अप्रोच किया है और इसको मुकम्मल तौर पे एक्सिक्यूट कर दिया है। शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग पर 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जीशान मुगल, समा, कराची। लाहौर में डेंगू का शिकार मजीद 3 अफराद जान से गए। 574 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 1100 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। दानियाल उमर की रिपोर्ट।
मोहलिक मच्छर की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे के दौरान 574 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 6241 तक पहुंच गई। डेंगू बुखार में मुब्तला मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा 1161 मरीज जेर इलाज हैं। इकबाल टाउन और जौहर टाउन के इलाके डेंगू केसेस में डिफेंस से आगे निकल गए हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने महकमा सेहत के डेंगू कंट्रोल रूम का दौरा किया। हसन खावर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि डेंगू स्प्रे करने से सांस की बीमारियां हो सकती हैं। जहां लार्वा मिलेगा, स्प्रे सिर्फ वहां होगा। ये हुकूमत लॉन्ग बूट पहनकर डेंगू के स्प्रे करने वाली नहीं है। हमें आपकी सेहत की हिफाजत करनी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज लाहौर के 1200 से जायद मुकामात पर डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। लाहौर के साथ साथ रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा और ननकाना साहब भी डेंगू से मुतासर हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 16 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,330 हो गयी। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 44,334 टेस्ट किए गए। 622 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.40% रही। नायब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत, सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेनेट से जवाब तलब कर लिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट में देखिए। नैब का नया तरमीमी ऑर्डिनेंस बाकी रहेगा या नहीं, फैसला अदालत में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 3 हफ्तों में ऑर्डिनेंस पर उठाए गए एतराजात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शहरी अब्दुल लतीफ कुरैशी की दरखास्त पर समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए बड़ी क्लास को नैब के दायरा कार से निकाल दिया गया। ये करप्शन को जवाज फराहम करने की कोशिश है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद विफाकी हुकूमत के साथ सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेनेट को भी नोटिस जारी कर दिया, जबकि अटार्नी जनरल को मावनत के लिए जाती हैसियत में तलब कर लिया। दूसरी जानिब किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला ने भी ऑर्डिनेंस का सहारा ले लिया। साबिक डिप्टी चेयरमैन ने केस FBR या SCCP मुंतकिल करने की दरखास्त दायर कर दी। इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों में यूसुफ रजा गिलानी के शरीक मुलजम फारूक अवान ने भी नए ऑर्डिनेंस के तहत नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। अदालत ने दोनों दरखास्तों पर नैब से जवाब तलब कर दिया। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर रेलवे आजम स्वाति को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। आजम स्वाति के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात के केस की समाअत हुई। वफाकी वज़ीर तलबी के बावजूद पेश न हुए। आजम स्वाति के वकील के मुआविन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उन्होंने पेशी के लिए मोहलत की इस्तदा करते हुए कहा, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए आजम स्वाति को शोकॉज जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर को 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2 मराहिल में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 15 दिसंबर को विलेज और नेबरहुड के इंतखाबात होंगे। दूसरे मरहले में 25 मार्च 2022 को तहसील के सतह पर इंतखाबात कराए जाएंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश कहते हैं, दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाएंगे। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों से राब्ते का फैसला कर लिया। वज़ीर पंजाब ने सूबाई वज़ीर महमूदुर रशीद को राब्ते का टास्क सौंप दिया। मोहसिन बिलाल से मजीद जानते हैं। जी मोहसिन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से बल्दियाती अदारों के जो नुमाइंदे हैं उनसे न सिर्फ राब्ते का फैसला किया गया है, बल्कि उन्हें तमाम सहूलियात देने का भी ऐलान किया गया है। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इस हवाले से खसूसी टास्क सौंपा गया है। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूदुर रशीद को। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि जो भी बल्दियाती अदारों के नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए और इस सिलसिले में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उसका पहले ही नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है और नए अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो मुसवदा है वो भी तैयारी के मराहल में है और जल्द कबीना की मंजूरी के बाद उसे पंजाब असम्बली में जो है वो पेश किया जाएगा और उसकी मंजूरी के बाद आइंदा का लाएअमल बनाया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया मोहसिन बिलाल। से कराची एयरपोर्ट की जमीन भी महफूज नहीं रही। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 4 एकड़ जमीन जालसाजी से बिल्डर को अलॉट कर दी। जाली दस्तावेज पर 28 साल पुरानी तारीखें दर्ज की गई थी। FIA ने तहकीकात शुरू की तो दस्तावेजात की तस्दीक कहीं से नहीं हो सकी। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट।
कराची में जालसाजी से जमीन देने का एक और इंकशाफ। इस बार जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 4 एकड़ अराजी बहुत ही होशियारी से ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। FIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी की दस्तावेजात के मुताबिक उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर मलीर का इजाफी चार्ज रखने वाले मोहम्मद अली शाह और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान रिंद ने जाली दस्तावेजात तैयार की। अरबों रुपए मालियत की जमीन की हेर फेर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की काली भेड़ों को सिविल एविएशन अथॉरिटी के 3 अफसरान की मदद भी हासिल थी। जालसाजी को हकीकत का रंग देने के लिए खस्ता कागजों पर टाइपराइटर से दस्तावेजात तैयार करके 28 साल पुरानी तारीखों का इंदराज किया गया। इसके मुताबिक 1992 में 100 रुपए फी मुरब्बा गज की कीमत में नबी बख्श नामी शख्स को 4 एकड़ जमीन अलॉट की गई। जाली दस्तावेज में ये भी दर्ज है कि वज़ीर आला सिंध अलॉटमेंट पर पाबंदी में नरमी करते हुए अलॉटमेंट की मंजूरी दें। बिल्डर के नाम पर जमीन के अलॉटमेंट के बाद बिल्डर ने दही मेहरान में काम शुरू किया तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मजामत की और काम बंद करा दिया, जिसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने FIA को इंक्वायरी की तहरीरी दरख्वास्त करते हुए बताया कि इस वारदात में CAA की स्टेट ऑफिसर जरीन गुल और 2 सर्वियर्स जहांजेब और मोहम्मद अली ने भी डिप्टी कमिश्नर की मदद की है। FIA ने अलॉटमेंट की तहकीकात शुरू की तो वज़ीर आला हाउस ने वाज़ेह कर दिया कि 28 साल पहले ऐसी किसी अलॉटमेंट की मंजूरी नहीं दी गई। दस्तावेज में जिस चालान की तफसील दी गई, ट्रेजरी ऑफिस ने भी इसकी तस्दीक नहीं की है। 2 बड़े हुकूमती दफातर से जालसाजी साबित होने के बावजूद जमीन के इस फ्रॉड केस की तहकीकात सुस्त रवि का शिकार है। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। जंग की तहसील शोरकोट का इलाका गला मंडी मसाइलिस्तान बन गया। टूटी सड़कें, कचरे के ढेर और जमा गंदा पानी, मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। शहरी क्या मुतालबा करते हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम राणा वसीम अहमद खान, मेरा तल्लक जंग की तहसील शोरकोट गला मंडी से है। ये हमारे इलाके का बुनियाद आबादी है। यहाँ 7 से 8 गर्ल्स हाई स्कूल हैं। यहाँ पे छुट्टी के वक्त इतना रश होता है, हमारी इंतजामिया ने आज तक नहीं सोचा कि यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम को बना दें या ट्रैफिक पुलिस खड़ी कर दें। ये है हमारे इलाके की जामिया मस्जिद। इसके बाहर लगे गंदगी के ढेर और जौहर की वजह से अक्सर नमाजी परेशान रहते हैं, लेकिन इंतजामिया को शर्म नहीं आती, आंखें बंद किए हुए है। ये है खालिद बिन वलीद डॉक्टर रोड। यहाँ पे सुबह शाम सैकड़ों के हिसाब से मरीज इलाज की घर से आते हैं। इस रोड का इलाज करना इंतजामिया भूल गई। 40 साल पहले गला मंडी को जगह तो फराहम कर दी गई, लेकिन इसे इंतजामिया आबाद ना कर सकी, जिसकी वजह से जिम्मेदार और आरती समान दोनों परेशान हैं। हमारे इलाके के मुंतखब वाकई वजीर वादे तो बहुत करते थे, लेकिन मुंतखब होने के बाद कुछ काम ना कर सके। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।